हेलो बच्चों, रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। लास्ट लेक्चर तक हमने 2025 के दो पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही बारीकी से देखा था। कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए थे आपने आई होप देख लिया होगा और समझा होगा कि कितने डेप्थ में सवालों को पूछा जा रहा है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। कुछ कुछ सवाल जो हैं वो मॉडरेट टाइप के हैं, कुछ हार्ड हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि आसान हैं। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो जो 50 क्वेश्चन है जो हमें 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक ठाक से प्रॉब्लम है। अगर आप बोर्ड से थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बोर्ड में अच्छा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, देन आसानी से आप सीयूटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2025 के तीसरे पीवाईक्यूज के बारे में। ये हमारा थर्ड पीवाईक्यूज है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 12 देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सवाल आसान है, कितने डेप्थ से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आइडिया हमें लगता है कि हमें कितने डेप्थ में चैप्टर को पढ़ना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उससे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे गए हैं। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो अभी तक आपने देखा होगा रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, उसके साथ मैग्नेटिज्म, इन सभी से जो सवाल आए हैं या तो फार्मूला बेस्ड है या तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। यानी अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आता है, देन आप उन सभी सवालों को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कुछ कुछ सवाल थे जिनमें आप डायरेक्ट अगर आंसर्स, कुछ तो आपके क्लास नोट से सवाल होते हैं, इसमें अगर आपको आंसर्स याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने देखा होगा कि उसके यूजेस से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। कब वेवलेंथ ज़्यादा होगा, कब कम होगा, इन चीज़ों पे ज़्यादा सवाल आता है। हाँ, अगर इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन से बहुत कम सवाल आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन से। एलसीआर सर्किट से काफ़ी फ्रिक्वेंटली सवाल आ रहे हैं, जिसमें आपसे एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस पूछा जा रहा है या पोटेंशियल पूछा जा रहा है, दो पॉइंट के बीच का। उसके साथ साथ बात करें हम रजिस्टेंस में, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे हैं तो उसमें रजिस्टेंस के फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तक पावर के सवाल नहीं पूछे गए थे, तो पावर के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इन इससे आपको आइडिया लगता है कि हमें कौन से चैप्टर को कितने बारीकी से समझना है और कितना टाइम हमें उस पर स्पेंड करना है। और जब आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या ऐसे लेवल का सवाल कराए जा रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इस लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप सीयूटी का जो पैटर्न है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जब सीयूटी का पैटर्न ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो एग्जाम में आप सभी सवालों को बना नहीं पाएंगे। तो जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये चीजें मिल रही हैं कि नहीं, मटेरियल के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स है कि नहीं। अगर वो प्रॉब्लम्स उसके अंदर है देन आप सही ट्रैक पे हैं, बस पढ़ते जाइए, बस गाइडेंस फॉलो करते जाइए टीचरों के, आप आसानी से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे सवाल आए हैं अभी तक जो हम थर्ड पीवाईक्यू में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है हमसे कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं कि जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है, देन फिफ्थ वाले रजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। उसी स्टेटमेंट पे सवाल आया है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जब आपको नॉलेज रहेगा तभी आप इन सवालों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्क। बिल्कुल सही बात है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ए तो मान लो बिल्कुल सही है तुम्हारा। तो ए सब में है भाई, ए नीचे वाले में भी ए है आई थिंक। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ। बिल्कुल सही है, किरचॉफ लॉ के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ के नियम पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अगला, बीइंग अ नल मेथड बेस्ड एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। नहीं भाई, ये वोल्ट मीटर और आपका पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब होगा। तो यहाँ पे सी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सी नहीं है तो भाई सी इसमें है और इसमें भी सी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। when व्हीटस्टोन ब्रिज is most sensitive when the all four resistance are nearly of the same magnitude। अगर सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है, देन उसका रेशियो भी 1 के इक्वल आएगा और उसे बोलते हैं कि वो ज्यादा सेंसिटिविटी रखता है।
इसका मतलब ए, बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा बोहर सिद्धांत के अनुसार। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपान 2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज है, तो हमें दूसरे ऑर्बिट का चाहिए। तो h अपान 2 पाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू 2 रख दो, तो h अपान कितना आ जाएगा, पाई। h अपान पाई आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया भाई, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यानी h अपान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नाइक्रोम एलिमेंट इज यूज्ड, नाइक्रोम एलिमेंट इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड अप्लायंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी घरेलू उपकरणों में नाइक्रोम तत्व का उपयोग निम्नलिखित विशेषताओं के कारण किया जाता है। कौन कौन सी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, तो बिल्कुल सही बात है, मेल्टिंग पॉइंट सही होता है, बहुत हाई होता है भाई। इस रजिस्टिविटी इज लार्ज, हाँ रजिस्टिविटी भी लार्ज होती है इसकी, रजिस्टिविटी लार्ज। इट इज टेंसाइल, नहीं ये टेंसाइल नहीं होता भाई। ठीक, इट डज नॉट ऑक्साइड ऑक्सीडाइज इजिली बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑफ द एयर व्हेन हीटेड, यानी जब गर्म किया जाता है तब ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, गर्म करने पर यह वायु के ऑक्सीजन द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, नाइक्रोम की प्रॉपर्टीज है भाई। नाइक्रोम की प्रॉपर्टी ये कह सकते हो कॉमन सेंस का सवाल है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ जैसे आप एजी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, नाइक्रोम हो गया, इन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं, देन आप इन सभी सवालों का आंसर देते हैं। बट इसमें से दो स्टेटमेंट जो शुरू वाले हैं ये आपको पता होगा, ये कुछ है जो आपको पता होना। 8th में आपने सुना होगा कि धातु होते हैं, तन्य होते हैं, बट नाइक्रोम जो है वो मिक्सचर है, तो एक तरीके से सॉरी नाइक्रोम एक तरीके से आपका धातु ही है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उसको टेंसाइल नहीं कर सकते। सही। तो इसका मतलब ये है कि सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए बी डी है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, इसमें भी शायद सी ही होगा, तो सी हटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फाई बराबर आपको गिवन है, फाई बराबर 5t³ प्लस कितना 4t स्क्वायर प्लस 2t के पावर -5, 2t के पावर -5 वेबर। द रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। कह रहा है द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपसे पूछ रहा है कि I की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया, इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E बराबर -d∅/dt होता है। E बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, ठीक है, जस्ट इंडक्टेंस भी तो देना चाहिए था इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस।
ई बराबर माइनस डी फाइव बाई, हाँ ठीक है ठीक है, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई क्या होता है, डी टी। ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो चलो ई बराबर निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले डी डी टी कर देते हैं। डी डी टी ऑफ, हाँ डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा भाई, 5t क्यूब, माइनस लगा दो आगे, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t के पावर माइनस 5। तो डी अगर करें तो 5 3 जा 15t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t माइनस 10t के पावर माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 15 इंटू टी का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2t, और 8 इंटू 2 कर देंगे माइनस 10 इंटू 2 के पावर माइनस 4। कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 2 10 बाई 16 हो जाएगा एक तरीके से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 76 माइनस 10 बाई 16, 10 बाई 16 यानी 5 बाई 8 हो जाएगा, 5 बाई, इसको एक लाइन और लिख देते हैं, 76 5 बाई 8। तो ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 4 मिलके 60 माइनस 5 डिवाइड बाई 8, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 608 में से ये किया तो 603 हो जाएगा, 603 और डिवाइड बाई 8। अब निकालो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, 603 डिवाइड बाई 8 और आर की वैल्यू 10, तो रख देंगे तो 60.3 डिवाइड बाई 8, ये वाला 10 से इसको कैंसिल कर दिया, तो 8 7 जा 56, उसके बाद आप जब आ जाएगा कितना, 8 7 जा 56, 4 आ गया, क्या गया 4 4 और 8 5 जा 20, तो 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट 7 8 जा 56, ठीक है। ओके 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 ओके, 8 6 जा 48, 8 7 जा इतना 603 डिवाइड बाई 8, हाँ ठीक है, 8 7 जा ये इतना हो जाएगा, 8 5 जा, तो आंसर आना चाहिए था कितना, ओके एक सेकेंड मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस 5 है, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया भाई यहाँ पे, 2t माइनस 5, ठीक, इसको हटाना पड़ेगा पूरा, अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, ये तरीका यही सारा करना पड़ेगा बट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2t माइनस 5। चलिए क्वेश्चन पूछा गया माइनस डी ऑफ 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 माइनस डी ऑफ, इसका डी सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 t स्क्वायर प्लस 8t और प्लस 2 आ जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 5 का 0। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 और प्लस 2, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 60 आ जाएगा, ये 16 और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा भाई
इसको ऐड करें 72 78 है ना 78, बट हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई डिवाइड बाई आर, ये लगा दो। मॉड ऑफ ई कितना हो गया 78, आर कितना हो गया 10, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 7.8 एम्पियर। 7.8 एम्पियर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन कैंपस भी है, जो कि वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं। उसके साथ साथ आपको मटेरियल्स मिलेंगे प्रिंटेड फॉर्म में, और आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होगा। और क्लासेस के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी रखी जाएंगी। जो कुछ भी आपको डाउट रहती है वो आसानी से आप टीचरों से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद में पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा भाई आपको। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, कितने क्लासेस में कौन सा चैप्टर्स खत्म होगा, कब हम उसका डाउट सेशन रखेंगे, कब उसका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ये सब आपको स्ट्रक्चर स्टडी प्लान के अंदर मिलेगा। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन, तो टेस्ट सीरीज भी होगा और प्रैक्टिस सेशन भी होगा। टेस्ट सीरीज में आपको सारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शेड्यूल के साथ कि कब कौन सा टेस्ट सीरीज होगा, कब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, कब आपका चैप्टर्स वाइज होगा, वो सारे आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ ही ऑनलाइन डाउट सेशन भी रखा जाएगा। जो भी आपको डाउट है उन चीज़ों में आप पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें होंगी कहाँ पे, तो आप हमारे रैंकर्स एजुकेयर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रैंकर्स एजुकेयर का ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को परचेज कर लेंगे। देन आपको वहाँ पे सारी चीज़ें लेक्चर्स वाइज सारी चीज़ें, उसके साथ चैप्टर्स वाइज, इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर वाइज आपको मिलती चली जाएंगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है, देन आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 9415190556 या 8874153302। इन सभी नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा डाउट है कोर्स से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फॉर द एनर्जी बैंड गैप। हमें ये ध्यान देना है कि एनर्जी बैंड गैप के लिए कौन सा लिस्ट मैच हो रहा है। तो ध्यान से देखो, तो मेटल के लिए सबसे पहले मेटल की बात करें तो मेटल के लिए तुम्हारा एनर्जी बैंड गैप 0 होता है। तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड भाई 4 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो सी का फोर्थ इसमें है, सी का फोर्थ इसमें, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सही है, अगर हम जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम। हाँ, सिलिकॉन का होता है भाई आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है आपका 0.7। तो आपका सिलिकॉन यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट और ए का सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ आ रहे हैं यहाँ तक चीजें, ठीक। चलिए ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। कह रहा है कि बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड हैव लार्जर अपर्चर। नहीं भाई, दोनों लार्जर अपर्चर नहीं रखते। अभी दृश्यक और नेत्रिका लेंस दोनों का अपर्चर बड़ा होता है, नहीं। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ, ये भी नहीं, दोनों का लार्ज फोकल लेंथ नहीं होता है। द आई पीस इसेंशियली फंक्शन लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग। हाँ, आई पीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग की तरह काम करता है।
द फाइनल इमेज इरेक्ट नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि ये लेंस होता है और यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे इमेज बनता है, फाइनल इमेज मान लो यहाँ बनता है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इरेक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, नीचे की तरफ बन रहा है। सही है, नीचे की तरफ बन रहे हैं, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। द आई पीस इसेंशियली फंक्शन लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, नेत्रिका मूलतः एक साधारण सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक की तरह काम करता है। तो आई पीस इसमें क्या करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है। जब आप इसका प्रूफ पढ़े होंगे तो देन आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप मान लेते हैं, और उसी से हमारा फार्मूला बन के आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम इज गिवन बाय सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कह रहा है किसी भौतिक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनोगे, तो स्पीड ऑफ लाइट ये डिफाइन होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के होल पावर -1/2, या लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के होल पावर -0.5। ये तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है। लेकिन अगर सॉरी एयर हो गया, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट चाहिए इन मीडियम तो मुझे भी निकालने के लिए म्यू नॉट की जगह म्यू रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन रखना पड़ेगा। ये म्यू मीडियम और एप्सिलॉन मीडियम, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम के होल पावर -0.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे म्यू इसके पावर 0.5 नहीं, यहाँ पे भी -0.5, ये तो भी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया, इसमें एयर में हमें ये चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर म्यू और एप्सिलॉन क्या है तुम्हारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ। म्यू नॉट तुम्हारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू मीडियम क्या है, परमिटिविटी ऑफ आपका क्या बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल सकते हो, ऐसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल सकते हो। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। सही, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए और ध्यान देते हैं कि कौन सा हमें अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन अ कॉइल द करेंट इज चेंज्ड फ्रॉम 12 एम्पियर टू 24 एम्पियर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना चेंज हो जाता है। सही, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल 24 वोल्ट है। द चेंज इन एनर्जी इन द कॉइल, एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए, एनर्जी चेंज पूछ रहा है ना, तो यू बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, यह होता है फार्मूला एनर्जी का। अगर मुझे चेंज निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले एल, पहले एल निकालो देन चेंज की बात करते हैं। तो एल निकालने के लिए मुझे पता है ई बराबर होता है -L di/dt। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E डिवाइड बाई di/dt। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ईएमएफ कितना हो गया तुम्हारा 24 और डिवाइड बाई डी आई यानी 24 हो गया, पहले कितना था 12, कितने सेकंड में चेंज ऑफ टाइम हो गया 1, तो 24 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा 2 हेनरी, 2 हेनरी आ जाएगा। अब मैं बात करूं U1 कितना होगा, तो हाफ इंटू 2, एल हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी आई की वैल्यू 12 का स्क्वायर, और U2 कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 24 का स्क्वायर। सही, ये दोनों हो जाएंगे। अब मुझे चेंज एनर्जी निकालना है तो U2 माइनस U1 कर दो, तो हाफ इंटू ये तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी
24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 3, तो 433 जूल आ जाएगा भाई। ग्रेट, 433 जूल आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा 433 जूल, 432 जूल, 432 जूल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप रैंकर्स एजुकेयर ज्वाइन करेंगे, देन आपको ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, देन आपको मटेरियल जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगी। मटेरियल के अंदर आपके जो भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है उनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे, उसके साथ साथ ही सीयूटी में आए हुए अभी तक के पीवाईक्यू जो कि 2022, 23, 24 और 25 में हुए हैं, उन सभी के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ ही आपको उनके आंसर कीज भी मिलेंगे, और क्लासेस के अंदर आपको हर एक टॉपिक के सारे सवाल कराए जाएंगे, जो भी उनसे डाउट रिलेटेड होगा वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, जिसमें आपके डोमेन्स में आपके पीसीएम भी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। उसके साथ साथ आपका अगर अदर कोर्सेस हैं या आपके भाई बहन जो हैं अदर कोर्सेज के अंदर है तो उनमें भी सेम चीज़ें हैं। अगर कॉमर्स के तो कॉमर्स में भी सेम चीज़ें हैं, बुक्स, मटेरियल, क्लासेस, सबके लिए वही सेम चीज़ें। हम अपनी बात की अपने सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स में आपको मटेरियल मिलेगा, उसके साथ साथ मटेरियल में आपके प्रॉब्लम्स होंगे जिन्हें आप क्लासेस में आपको सॉल्व कराया जाएगा। अच्छा, खास बात ये है कि मटेरियल्स हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जिनका लेवल सीयूटी के लेवल जैसा ही है, मतलब जो प्रॉब्लम सीयूटी में आ रहे हैं वैसे ही प्रॉब्लम्स हमारे मटेरियल के अंदर है, ताकि आप उनको सॉल्व करके सीयूटी के सारे पीवाईक्यूज को आसानी से सॉल्व कर पाए। आई होप आपको समझ आया होगा इस बात। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो हमारा बुक्स हो गया केमिस्ट्री का, फिजिक्स का डोमेन में, फिर बायोलॉजी हो गया, ऐसे ही मैथ्स हो गया। अच्छा, डोमेन के साथ साथ आपको जनरल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी, जनरल टेस्ट की भी, और साथ में आपको लैंग्वेज के भी प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल दिए जाएंगे। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है उनके प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल, उसके साथ साथ उनकी लाइव क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपका चल रहा है उस हिसाब से आपकी क्लासेस कराई जाएंगी, ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जेएनयू जो भी टारगेट कर रहे हैं उन सभी के इसेंशियल कोर्सेज यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए उतना आप कंप्लीट कर पाए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ क्वालिफिकेशन आपका है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा आपको, आपका जो बोर्ड में इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिक्स है। उसके साथ डोमेन्स में आपको पीसीएम पढ़ना है तो पीसीएम पढ़ना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना है तो जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्वालिफिकेशन है कि हमें इतना क्वालिफिकेशन चाहिए तभी हम एडमिशन लेंगे। देन आपको इसीलिए पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट, डोमेन्स और उसके साथ साथ लैंग्वेज की भी तैयारी कराई जाती है। आई होप, और उन सब का प्रिंटेड फॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो उन सभी का आपको ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। आप वो पीडीएफ क्या कर सकते हैं, अपने जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी सिटी, जिस भी टाउन के अंदर रहते हैं, आप वहाँ से प्रिंट कराइए और उस प्रिंट को आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि अ ट्रांसफार्मर has 400 tons in the primary coil and 8,000 tons in the secondary coil. It is connected to a 220 volt main supply. किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट मेन सप्लाई से। कह रहा है द पोटेंशियल पर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये दूसरी बार सवाल आ रहा है, ऐसा सवाल एक पीवाईक्यू में और आ चुका है, तो ये वाले सवाल जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सवाल याद रखने हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें और ट्रांसफार्मर है, तो अगर मैं बात करूं तो भी 400 टन्स, प्राइमरी में 400 टन्स है, सेकेंडरी में भाई 8,000 टन्स है। ठीक है, और प्राइमरी पोटेंशियल ये 400 टन्स है और इसमें कितने 8,000 टन्स। कह रहे हैं ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं, द्वितीय कुंडली में 8,000 है। ठीक है, यह 220 वोल्ट के मुख्य आपूर्ति से जुड़ा है, यानी वीपी की वैल्यू है
220 वोल्ट। वीबी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। द्वितीय कुंडली में प्रति फेरे विभवांतर निकालो। ये तो आसान सवाल हो गया एक तरीके से। हमें पता है कि वीपी बाई वीएस इज इक्वल टू होता है एनपी बाई एनएस। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है भाई? वीपी बाई एनपी निकालना है, सॉरी वीएस अपान एनएस। तो इसको रिवर्स कर सकते हो, वीएस अपान एनपी इज इक्वल टू, रिवर्स करने की जरूरत नहीं, पहले वीएस निकाल लो, या चाहो तो वीएस यहाँ पे तो एन टू यहाँ। तो वीपी बाई एनपी इज इक्वल टू वीएस अपान क्या? एनएस हो जाएगा। वीपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220, और एनपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 इज इक्वल टू वीएस अपान एनएस, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो प्रति वोल्ट विभवांतर दिया हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। पावर्स 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 की दिक्कत है भाई यहाँ पे। ओके, जस्ट एक सेकेंड, आई विल चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं भाई। हम्म, इसमें क्वेश्चंस का कुछ एरर है, ये ऑप्शंस में आएंगे। अगर मैं बात करूँ, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 22 बाई कितना आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू वी एस अपान एन एस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 11 अपान कितना आ जाएगा? 20। 11 बाई 20 इज इक्वल टू वी एस अपान एन एस। यही तो पूछ रहा है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो 11 और 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, फिर 20 पंजे 100, तो 0.55 आंसर होना चाहिए, बट ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो इस आंसर को हटा दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 0.55 वोल्ट पर टर्न आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नहीं गिवन है तो उसको हटा देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, सर्कुलर कॉइल विथ 5 टर्न। टर्न कितने हो गए? 5, तो नंबर ऑफ टर्न हो गए 5। कह रहे ईच ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 7 इंटू 10⁻²मीटर। आगे बोल रहा है कैरीज ए करेंट ऑफ कितना? 1.4 एम्पियर। करेंट की वैल्यू हो गया 1.4 एम्पियर। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी जो कॉइल है आपका उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पर सेंटर पर कह रहे 5 पेनों वाले एक वृत्ताकार कुंडली, प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है भाई 7 सेंटीमीटर, 1.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड at the center we know that magnetic field at the center of coil, magnetic field at the center of coil, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 1.4 और डिवाइड बाई 2r, आर की वैल्यू 7 इंटू 10⁻²। आंसर पाई में भी नहीं दिया, अच्छा पाई में दिया है तब तो फायदा ही है भाई। तो देखते हैं जरा, इसको कैंसिल किया 10⁻⁵, उसके बाद 7 2 जा 14.1 आ जाएगा, सही है। और उसके बाद तो 5 चौके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 का तो 2 पाई आ जाएगा, और इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला, यानी v इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में।
लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इसके किस फॉर्म में ट्रेवल्स करती है भाई? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे फोटॉन्स ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फोटॉन निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करता है। बिल्कुल सही बात है, निर्वात में प्रकाश के वेग से। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन टेकन एज जीरो, फोटोन का विरामा द्रव्यमान शून्य माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी है। ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फोटॉन्स हैव एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स हैव एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, मतलब जो इलेक्ट्रिक आपके पास फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है किससे? फ्रीक्वेंसी पे। बिल्कुल बात सही बात है। ई और क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है। फोटॉन में ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। फोटॉन्स हैव अ मोमेंटम इनवर्सली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। नहीं, मोमेंटम जो है इनवर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। यूनिवर्सली क्या करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सही, वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट। तो ए बी सी ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो ए बी सी इसमें है, तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत। इन सब में डी दिया हुआ है, तो डी आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपको अगर एक स्टेटमेंट डी आपको पता है कि गलत है, तो आप आराम से 5 नंबर के हकदार हैं। 5 नंबर आप आराम से पा जाएंगे। अगर आपको ये पता चल रहा है कि डी तो गलत है, बाकी के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पता है आपको, देन डी आपको अगर पता है, देन आसानी से आप आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है अ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ 34 into 10 to the power minus 6 is stored in an inductor of inductance 1.7 millihenry in a LC circuit. सर्किट कैसा है? LC. The current flowing in it, flowing in the inductor is, यानी करंट की वैल्यू बतानी है। एक LC परिपथ में 1.7 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है। एक प्रेरक में आपका एनर्जी कितना है? 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा संग्रहित करता है। प्रेरक में प्रवाहित धारा होगा। अभी जस्ट हमें पता है एनर्जी स्टोरेड, एनर्जी स्टोरेड इन दी, एनर्जी स्टोरेड इन दी इंडक्टर यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ये होता है एनर्जी स्टोरेड इन द इंडक्टर, यू बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर हम यू की वैल्यू निकालें, यू हमें गिवन है, सारी वैल्यू गिवन तो है। 34 इंटू 10 टू द पावर कितना? माइनस 6। हाफ एल की वैल्यू कितना गिवन है? 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 3 आई स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 34 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर हम बात करें ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू आई। सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 टू जा 40, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या आई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई बिकम्स व्हाट? रूट ओवर 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 20 हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी 10 टू द पावर माइनस 4 है भाई, माइनस 2। ये हो जाएगा 0.20 एम्पियर, 0.20 एम्पियर। ये हो जाएगा आपका 0.20 एम्पियर या 0.2 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके,
चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।